आज हम जॉन मिल्टन की बायोग्राफी को पढ़ेंगे। तो जॉन मिल्टन जो है वो प्यूरिटन एज के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर हैं। हालांकि इन्होंने अपने ज़्यादातर वर्क जो लिखे थे वो रेस्टोरेशन एज में लिखे थे। अब मैं आपको बता दूं ये प्यूरिटन एज क्या है। जब एलिजाबेथ मरी थी या जब उनकी डेथ हुई थी तो उसके बाद से ही एलिजाबेथन एज को हम ख़त्म मानते हैं और 1603 से 1625 के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम प्यूरिटन एज मानते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है 1660 से शुरू हुई थी वेस्टोरेशन एज। इसको हम वेस्टोरेशन एज इसलिए बोलते हैं, मोनार्की बीच में इंग्लैंड से चली गई थी और 1660 में ये रिस्टोर हो गई थी। तो जो जॉन मिल्टन के फेमस वर्क हैं, पैराडाइज लॉस्ट है, वी गेन्ड है, सैमसन एगोनिस्टिस है, तो ये इसी टाइम पीरियड में लिखे गए हैं। फिर भी हम इन्हें प्यूरिटन एज में ही कंसिडर करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनकी बायोग्राफी को। तो बायोग्राफी की अगर बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1608 ब्रैड स्ट्रीट लंदन। ओके, और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 8 नवंबर 1674। और ये एक डिजीज है गाउट, जिसे हिंदी में गठिया बोलते हैं, इसके कारण इनकी मृत्यु हुई थी। एंड ही वॉज वरीड इन सेंट जाइल्स क्रिपल गेट। ओके राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अगर इनके हम फादर की बात करें तो इनके फादर का नाम भी जॉन मिल्टन ही था। एंड ही वॉज अ फेमस लंदन स्क्रिवेनर। ये क्या होता है, ये एक तरह के क्लर्क वगैरह टाइप की एक पोस्ट होती है। एंड ही इज सेड टू हैव टर्न प्यूरिटन। वो प्यूरिटन आइडियोलॉजी उन्होंने अपना ली थी वाइल ही वॉज स्टूडेंट एट ऑक्सफोर्ड, और इसके कारण इन्हें इनकी फैमिली से डिसइनहेरिट भी कर दिया गया था। तो वो कॉम्बिनेशन थे एक स्कॉलर के, बिजनेसमैन के, और इसके साथ ही वो एक रेडिकल प्यूरिटन थे इन पॉलिटिक्स, रिलीजन, और इसके बावजूद भी वो म्यूजिशियन थे। प्यूरिटन इन सारी चीज़ों में नहीं मानते, लेकिन वो एक म्यूजिशियन भी थे। अब अगर इनकी मदर की बात करें तो इनकी जो मदर थी वो थी सारा जेफरी, और वो एक वुमेन थी ऑफ रिफाइनमेंट एंड सोशल ग्रेस। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं जो मिल्टन की लाइफ से रिलेटेड हैं। सबसे पहले तो जिस तरह के ये थे, माना जाता है ये बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत ही अच्छे दिखते थे। इनका जो ओवन हेयर, ओवन का मीन्स होता है उनके जो हेयर थे रेडिश थे, ओवल फेस था, ग्रे आइज थी, फेयर कॉम्प्लेक्सन था, और इतने फेयर थे कि इनको लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज भी कहा जाता है। ये आप ध्यान रखना है, अक्सर पूछ लिया जाएगा ये क्वेश्चन कि लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज किसको कहा जाता है, तो जॉन मिल्टन को कहा जाता है। अच्छा, सेकंड पॉइंट है वो एक एक्सट्रीम प्यूरिटन आइडियोलॉजी से बिलोंग करते थे, सेपरेटिस्ट थे, इंडिपेंडेंट थे, एंड कांग्रेगेशनलिस्ट भी थे। इसके बाद अगर मैं बात करूं थर्ड पॉइंट की, ही विड्रू हिमसेल्फ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इन 1632 आफ्टर टेकिंग द डिग्री ऑफ एमए। तो उन्होंने जब अपनी एमए की डिग्री ले ली उसके बाद उन्होंने अपनी जो स्टडी थी वो यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू नहीं की। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इनके जो लिटरेचर, अगर लिटरेरी कैरियर की बात करें तो इनको इनके लिटरेरी कैरियर को 3 पीरियड्स में बांटा जाता है। ठीक है, तो उसकी बात हम आगे जब इनके वर्क पढ़ेंगे तब भी करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। पहला पीरियड जो माना जाता है वो 1632 जब इन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी, और 1637 तक माना जाता है, उसको बोलते हैं हॉर्टन हॉर्टन पीरियड। ओके, सेकंड जो पीरियड माना जाता है वो उसके बाद का माना जाता है 1640 से 1660 तक जनरली, जब इन्होंने बहुत सारे पैम्पलेट और सोनेट्स लिखी थी। और जो थर्ड पीरियड है जब इन्होंने अपनी आंखों की रोशनी चली गई थी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और ये बूढ़े भी थे, तो ये थर्ड पीरियड माना जाता है ऑफ एन ओल्ड एंड ब्लाइंड पोएट, जब उन्होंने अपने लाइफ के सबसे अच्छे वर्क्स लिखे थे, पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज वीकेंड। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, अगला जो पॉइंट है हमारा वो है द मास्क ऑफ कॉमर्स वॉज रिटन इन 1634 टू बी परफॉर्म्ड एट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। ये 1634 में लिखा गया था, इसको परफॉर्म किया गया था लडलो कैसल, और अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर का ये कैसल था, उसके सामने ये परफॉर्म किया गया था उसके उसके दोस्तों के सामने। अच्छा, इसका एक सबटाइटल है जिसको ट्रायम्फ ऑफ वर्च्यू कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। मास्क ऑफ कॉमर्स का जो सबटाइटल है वो क्या है, ट्रायम्फ ऑफ वर्च्यू है। ठीक है, इसके बाद अगला जो है वो 1637, ये जो लाइसीडास है, इसको ध्यान रखना, ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस एलिजीज है इंग्लिश लिटरेचर में, और ये लिखी गई है जॉन मिल्टन के द्वारा, और ये एक मोनोडी है। अच्छा, मोनोडी क्या होती है, ये जनरली एक ऐसी पोएम होती है जो जिसमें एक सिंगल स्पीकर होता है। ओके, अगर बहुत सारे होंगे तो वो मोनोडी नहीं होगी। तो इसमें लाइसीडास में क्या है, एक सिंगल स्पीकर है जो कि मोन करता है ऑन द डेथ ऑफ लाइसीडास।
तो ये जनरली ये लाइसिडास है कौन, ये एडवर्ड किंग है, ये फ्रेंड हुआ करता था जॉन मिल्टन का, हु वॉज ड्राउन्ड इन द आयरिश सी, वो आयरिश सी में डूब गए थे। तो उन्हीं की डेथ पे ये एलिजी लिखी गई है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि ये इनकी लास्ट हॉर्टन पोयम भी थी। अब अगर बात करें आगे तो इनकी फ्रेंडशिप हुई थी एक एक्जाइल डच स्कॉलर थे ग्रोटियस नाम के, पेरिस में, और इसी के साथ गैलीलियो जो अपने सैड इम्प्रिजनमेंट फ्लोरेंस में थे। तो इन दोनों के साथ इनकी फ्रेंडशिप जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हुई। तो ये ध्यान रखना, इन दोनों के टच में ये थे। गैलीलियो को क्यों इम्प्रिजन किया गया था, क्यों उन्हें जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि उस टाइम उन्होंने कुछ सिद्धांत कहते कुछ लॉज बताए थे फिजिक्स के जो कि अगेंस्ट थे उस समय चर्च के लॉज के, इसीलिए इनको गैलीलियो को जेल में डाल दिया गया था। मैं ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि हमारा मेन टॉपिक ये नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें 1639 से 1642 के बीच में इन्होंने 4 ड्राफ्ट फॉर अ वर्क, एक वर्क था उसके 4 ड्राफ्ट बनाए थे जिसका नाम था एडम अनपैराडाइज्ड। एडम अनपैराडाइज्ड, ओके, ये ऐसा कुछ पैराडाइज लॉस से मिलता जुलता ही टाइटल है। इसके बाद अगर बात करें 1643 में इन्होंने मैरी पॉवेल जो एक लड़की थी उससे शादी की थी, डॉटर थी रिचर्ड पॉवेल की, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इनकी फर्स्ट वाइफ थी। तो इनसे शादी की थी। तो जो रिचर्ड पॉवेल थे वो कौन थे, वो कैवलायर थे या रॉयलिस्ट थे। अच्छा, कैवलायर कौन थे, कैवलायर वो लोग थे जो चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर थे, उनको कैवलायर बोला जाता है, ठीक है। वो चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर थे, इन्हें रॉयलिस्ट भी बोला जाता है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, 1642 के अराउंड इंग्लैंड में एक सिविल वॉर छिड़ गया था रॉयलिस्ट और जो प्यूरिटन थे इनके बीच में। तो बाद में जो जनरली जो चार्ल्स फर्स्ट है उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, जो किंग ऑफ इंग्लैंड था उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया। आप समझ रहे हैं ना, ये कितनी बड़ी चीज़ थी ये। तो वहाँ से जो है वो एक कॉमनवेल्थ पीरियड की शुरुआत हुई थी। तो चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर को कैवलायर बोला जाता था। तो उसकी बेटी से जब इन्होंने शादी की, मतलब दोनों एकदम अपोजिट आइडियोलॉजी के दो लोग मिल गए, तो इनकी जो मैरिज थी वो एक तरह से फेलियर थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी ग्राउंड पे डिस्प्यूट रहा होगा, बहुत सारे ग्राउंड थे जिसकी वजह से डिस्प्यूट रहा था उनकी मैरिज में, और ये एक तरह से फेलियर थी। 1644 में इन्होंने क्या लिखा था, एरियोपेजिट का एक पैम्पलेट लिखा था जो कि पार्लियामेंट को एडवाइस करता है फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस। उस समय 1642 में एक लाइसेंसिंग एक्ट आया था जिसमें बहुत सारे सेंसरशिप लगा दिए गए थे प्रेस की फ्रीडम पे। तो इसीलिए इन्होंने ये पैम्पलेट लिखा था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। 1649 में जो मिल्टन है इनका आया था आइकनोक्लास्ट इमेज ब्रेकर इसको बोलते हैं। इन्होंने इसके आइकन बेसलाइक के जो फिल्म सी मतलब कमजोर जो आर्ग्यूमेंट थे उसके अगेंस्ट में ये इन्होंने लिखा था। 1649 में इन्हें फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया गया कॉमनवेल्थ। जब कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट आई थी तो उसके बाद इन्हें उसका फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया गया। हालांकि ये ज़्यादा दिनों तक टिकी नहीं, 10-11 साल ही टिकी। 10-11 साल लंबा समय होता है लेकिन हिस्ट्री के लिहाज से ये लंबा समय नहीं होता है। जब 1660 में दोबारा चार्ल्स सेकंड आए थे तो उसके परिणाम भी इन्हें भुगतने पड़े थे। अच्छा, आगे देखते हैं 1650 में हुआ क्या, इनकी पहले एक आँख की रोशनी गई थी, ही लॉस्ट द साइट ऑफ वन आई। उसके बाद उन्होंने लेकिन डॉक्टर की वार्निंग्स को कंसीडर किया नहीं और इवेंचुअली वो अपना काम करते रहे लगातार जो भी है। और उसके बाद उनकी जो आंखों की रोशनी थी वो पूरी तरह चली गई। और कौन से वर्क के बाद गई, द डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल, ये इन्होंने एक वर्क लिखा था। ये वर्क के बाद इनकी जो रोशनी थी, ऐसा नहीं इस वर्क के कारण गई, वो लगातार काम करते गए। 1650 में उनकी एक आँख की रोशनी चली गई थी, दूसरी आँख की रोशनी भी खतरे में थी, वो लगातार इसके बावजूद काम करते रहे और फाइनली इस वर्क के बाद जो है वो उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई। ही बिकेम टोटली ब्लाइंड इन 1652, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। 1649 में क्या हुआ, इन सपोर्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट का एग्जीक्यूशन जो था उसको सपोर्ट किया इन्होंने, और इसमें एक इन्होंने पॉलिटिकल ट्रैक्ट लिखा था, इसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद अगर देखें, देयर अपीयर डिफेंसियो वेजिया प्रो कार्लो, ये भी एक तरह का पैम्पलेट था, विच वॉज एन अटैक अपॉन द प्योरिटन। ये क्या था, ये प्योरिटन्स पे अटैक था और ये मिल्टन ने नहीं लिखा था, ये लिखा गया था, इट वॉज रिटन इन लैटिन बाई सॉल्मेसियस, इसके द्वारा ये लिखा गया था, ठीक है, एक डच प्रोफेसर था लेडन में। तो मिल्टन ने इसका रिप्लाई किया था डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकनो, ठीक है। ये पूछा जाएगा कि ये क्या है,
ठीक है। तो इसका रिप्लाई किया था डिफेंसियो क्या था, इनका लास्ट वर्क था जो कि मिल्टन ने अपनी आंखों से देखा था। इसके बाद ब्लाइंडनेस जो थी वो उन पे पूरी तरह से आ गई थी। तो आपको मैं बता दूं कि ये इन्होंने प्यूरिटन्स के डिफेंस में लिखा था, क्योंकि इस पैम्पलेट में इसने सॉल्मासियस ने क्या किया था, प्यूरिटन्स को मॉक किया था, तो उसके डिफेंस में ये इन्होंने लिखा था। चलो अब आगे देखते हैं। The scene in Paradise Lost where Eve comes weeping to Adam, seeking peace and pardon, is probably reflection of a scene in Milton's own household. ठीक है। तो जिस एक पैराडाइज लॉस्ट में एक सीन है जिसमें ईव जो है वो रोते हुए एडम के पास आती हैं और उससे मतलब पीस और पार्डन ऐसे ढूंढती हैं एडम में, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जो फॉरबिडन फ्रूट था ट्री ऑफ नॉलेज का, वो उन्होंने खा लिया था। किसने? ईव ने। तो वो रोती हैं और एडम के पास आती है कि मुझे माफ़ कर दो। तो जो भी सारी चीज़ें हैं, तो इसका एक रिफ्लेक्शन जो है वो मिल्टन के अपने खुद के हाउस होल्ड का रिफ्लेक्शन जो है ये सीन दर्शाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम बात करें 1652 में क्या हुआ था, ही बिकेम ब्लाइंड, अभी बताया था। 1652 में ही बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड, और इनकी फर्स्ट वाइफ जो है मैरी पॉवल, ये भी मर गई थी भाई 1652 में। इसके बाद हालांकि उनकी 3 डॉटर थी अपनी पहली वाइफ से, एन, मैरी एंड डेबरा। द ओनली मेल चाइल्ड जॉन डाइड इन इन्फेंसी, जो इकलौता मेल चाइल्ड था, जो लड़का था, बच्चा था, वो इन्फेंसी मतलब अपने बचपन में ही मर गया था 1651 में। तो बहुत ज़्यादा ट्रेजिक लाइफ रही है इनकी। वाइफ मर गई 1652 में, एक बेटा भी मर गया था, 3 बेटियां थी। 1656 में फिर इन्होंने क्या किया, कैथरीन वुडकॉक, ये इनकी सेकंड वाइफ थी, ध्यान रखना। ठीक है, इनसे शादी कर ली, लेकिन इसके बाद हुआ क्या, बोथ मदर एंड द चाइल्ड डाइड इन 1658। 1656 में शादी की और उनका बच्चा होने वाला था, लेकिन माँ और वो जो बच्चा था दोनों ही मर गए 1658 में। इसके बाद इन्होंने तीसरी बार 1663 में शादी की एलिजाबेथ मिंसुल से, अ लेडी 30 ईयर्स यंगर देन हिमसेल्फ, एक 30 साल छोटी लड़की से उन्होंने शादी कर ली। उसके बाद क्या हुआ, बिफोर राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन थॉट ऑफ राइटिंग ऑन किंग ऑथर। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट लिखने से पहले मिल्टन ने किंग ऑथर पे लिखने का सोचा था। वो एपिक लिखना चाह रहे थे बेसिकली, वो कुछ भी हो, एपिक हमेशा क्या होता है, बहुत ही मतलब हाई थीम होती है, जिसमें बहुत ही हाई क्लास लोगों के बारे में ही लिखा जाता है। तो वो किंग ऑथर पे लिखना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, लेटर ऑन ही डिसाइडेड टू राइट ऑन फॉल ऑफ मैन। फॉल ऑफ मैन पे लिखना उन्होंने जरूरी समझा। इट रिजल्टेड इन पैराडाइज लॉस्ट, और ये जो वर्क है वो क्या निकल के आया, पैराडाइज लॉस्ट। ये कब फिनिश हुआ था, तो 1658 में इन्होंने लिखना शुरू किया था। ही स्टार्टेड राइटिंग इट इन 1658 और 1665 में ख़त्म हो गया और 1667 में पब्लिश करा दिया। इनिशियली 10 बुक में था, बाद में ये 12 बुक में हो गया। कौन कौन सी 2 बुक डिवाइड करी इन्होंने वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम वर्क इनके पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना ध्यान रखना 1667 में ये ओनली 10 बुक्स में पब्लिश हुआ था, बाद में शायद 1674 में ये 12 बुक्स में पब्लिश हुआ। अच्छा, आपको बता दें जो कॉपीराइट है पैराडाइज लॉस्ट की, भाई इतना ग्रेट वर्क है, ये सैमुअल सिमंस को बेचे गए थे केवल 5 पाउंड्स में, 5 पाउंड्स में। थर्ड एडिशन जब इसका आया था आफ्टर पोएट्स डेथ इन 1678, इनके मरने के बाद जब इसका तीसरा एडिशन आया, तो जो पोएट की विडो थी उन्होंने 8 पाउंड में राइट सेल कर दिए, किसके, पैराडाइज लॉस्ट के, और पूरा जो अमाउंट था वो 28 पाउंड था, इतने मैसिव ग्रेट वर्क के लिए। तो आप सोचिए कि कितनी ज़्यादा ज्यादती हुई थी उस समय मिल्टन के साथ। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि थॉमस एल्वुड, ये आप नाम ध्यान रखना, पूछ सकते हैं। पैराडाइज लॉस्ट के बाद इसका जो सीक्वल आया था वो था पैराडाइज रीगेन्ड। पैराडाइज रीगेन्ड वो किसके सजेशन पे आया था, थॉमस एल्वुड। उन्होंने सजेस्ट किया था व्हाट हैज दाउ टू से ऑफ पैराडाइज फाउंड। उन्होंने कहा आपने पैराडाइज लॉस्ट तो लिख दिया है, लेकिन अब पैराडाइज फाउंड भी तो लिखो, क्योंकि ऐसा क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग माना जाता है कि ह्यूमन काइंड का रिडेम्पशन भी हुआ था, साल्वेशन भी हुआ था, जब जीसस क्राइस्ट जो थे वो आए थे, जब उन्होंने सेक्रीफाइस किया था खुद को। तो उसको पैराडाइज फाउंड इस सेंस में थॉमस एल्वुड बोल रहे हैं। तो इसी को देखते हुए मिल्टन ने उनके सजेशन पे पैराडाइज रीगेन्ड लिखा था 1671 में इन 4 बुक्स। ओके, अच्छा 1671 में एक और वर्क आया था बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एक ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा है, सैमसन एगोनिस्टिस द मोस्ट पावरफुल ड्रामेटिक पोएम ऑन द ग्रीक मॉडल अपीयर्ड।
तो ये थे जॉन मिल्टन की बायोग्राफी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब इसके बाद जो अगला है, हम जॉन मिल्टन के वर्क्स जो हैं वो करेंगे, 2 वीडियो में हम उनको कवर करेंगे। इसके बाद जॉन मिल्टन आपका पूरी तरह से कवर हो जाएगा।